नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मैं पार्थ आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही रोमांचक कहानी, खूनी कटोरा। आज कई सालों बाद रवि अपने शहर वापस आया था और कारण था पिता की मृत्यु। सेठ किशन लाल ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा था। रवि ने दिल्ली में अपनी स्टडी कंप्लीट की और हायर स्टडी के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका से लौटने के बाद रवि दिल्ली में ही बस गया। रवि जब अमेरिका में था उसी समय उसकी मुलाकात छाया से हुई थी। मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन्हें पता भी ना चल पाया। दिल्ली पहुंचते ही तुरंत उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खा ली। आज रवि एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक है। शहर के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों में उसका नाम आता है। आज दुनिया की हर खुशी और सुविधाएं रवि के पास है, परंतु आज भी उसके दिल के एक कोने में उसकी शहर की यादें दबी हुई हैं। जब कभी भी कोई उसके शहर के बारे में बातें करता है तो रवि उस जगह से उठ के चला जाता है या बातें घुमाने की कोशिश करता है। आज तक छाया को भी ये बात समझ नहीं आई कि रवि अपने शहर के बारे में सुनकर इतना अपसेट क्यों हो जाता है। रवि हमेशा से अपनी भावनाओं को दूसरों से छुपाता था। उसे उसकी शहर की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी और उसका शहर भी उससे बहुत ही ज़्यादा याद करता था। उसकी गलियाँ, उसके दोस्त, उसका परिवार, और सबसे ज़्यादा उसे कोई याद करता था तो उसके पिता सेठ किशन लाल। किशन लाल दिन भर अपने बेटे की चिंता में डूबे रहते थे। हमेशा सोचते थे कि बेटा कब घर आएगा, और उसी चिंता में कब उनके शरीर से उनके प्राण निकल गए उन्हें पता भी ना चल पाया। आज 15 साल बाद रवि अपने शहर वापस आया था। रवि का शहर चंदन नगर। अब ये वो चंदन नगर नहीं था जो रवि सालों पहले छोड़ के गया था। शहर काफ़ी बदल चुका था, काफ़ी तरक्की हो चुकी थी। ऊंची इमारतें, पक्की सड़कें, न जाने और बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा बदलाव तो रवि के घर में आया था। रवि जब अपने घर पहुंचा तो देखता है मायूस और दुखी चेहरे। हर कोई बस दुख में डूबा हुआ है। जो लोग किशन लाल के लिए काम करते थे अपने अन्नदाता को खोकर दुख में टूट से गए थे, और जो उसके प्रतिद्वंदी थे आज उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रवि सीधे अपनी माँ की तरफ छूट पड़ा, पर माँ का वो रूप देखकर रवि सह नहीं पाया, और सामने था उसके मृत पिता का शव। वो पिता जिसको वो बचपन से देखता था, पर आज वो उसके साथ नहीं है। पिता का शव देखकर रवि के अंदर का जैसा कोई दरिया सा छूट पड़ा था। रवि एक बच्चे की तरह फूट फूट के रो रहा था, किसी के संभाले ना समझे। तभी उसकी माँ उठ के आई और कहा, बेटा, अगर तू टूट गया तो मुझे कौन संभालेगा, इस घर को कौन संभालेगा। रवि अपने माँ के सीने से लिपट गया और जोर से रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा अभी मत रो, तेरी माँ अभी तक जिंदा है, तू अभी तक अनाथ नहीं हुआ, रो मत। इससे भारी समय में भी मीनाक्षी देवी का ये रूप देखकर हर कोई स्तब्ध था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मीनाक्षी देवी ने अपने पति को खोया है। मीनाक्षी देवी एक काफ़ी समझदार और साहसी औरत थी। उनको पता था कि इस परिवार का सारा दायित्व अब उनके सर पे है। रवि पे उनका ज़्यादा भरोसा नहीं था, कारण रवि सालों पहले ये घर छोड़ के जा चुका है। आज आया है, पर कब तक रुकेगा ये नहीं पता। पति के कारोबार और उस कारोबार से जुड़े सारे लोगों की जिम्मेदारी उनके सर पे थी, और इस बात को वो हल्के में नहीं ले सकती। मीनाक्षी देवी ने बड़े मुश्किल से रवि को समझाया और कहा, अभी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उनको भी संभालना है, जाओ अपनी मामा की मदद करो। रवि ने सिर हिलाया और हामी भरते हुए वहां से अपने मामा के पास चला गया। दूर खड़ा उसका मामा अनुपम ये सब देख रहा था। वैसे अनुपम
रवि का सगा मामा नहीं था, वो मीनाक्षी देवी का मुंह बोला भाई था। अनुपम चंदन नगर का सबसे बड़ा एडवोकेट था और किशनलाल का लीगल एडवाइजर। दोनों ने मिलके ये पूरा कारोबार शुरू किया था, पर आज किशनलाल इस दुनिया में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी का एक पहिया कहीं गायब हो गया है। रवि के मौजूदगी से अनुपम खुश नहीं थे। वो गुस्से में बोल पड़े, आज 15 साल के बाद तू यहाँ आया है? जब तेरे पिता को तेरी जरूरत थी तब कहाँ था तू? आज आया है ना? लगा होगा बाप कुछ छोड़ के गया है तेरे लिए। तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार और लालची बच्चों के वजह से माँ बाप हमेशा दुखी रहते हैं। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी चिंता में रहते थे, दिन भर बस तुम्हारी ही बातें सोचते रहते थे और तुम्हारी चिंता ने ही उनकी जिंदगी ले ली। तुम जैसा बेशरम औलाद मैंने आज तक नहीं देखा। बाप के जीते जी कभी किसी काम में नहीं आया तुम, और आज जब तेरे पिता की मृत्यु हुई तो घर के सामने आके खड़ा हो गया। क्या दिखाना चाहता है तू कि तू काफी जिम्मेदार है? बस इतना कह के अनुपम रो पड़े। रवि चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था इसमें उसी की ही गलती है। मामा के पैर पकड़ के कहने लगा, मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए मामा जी, मुझे प्रायश्चित का मौका दीजिए। हमारा ये समाज बहुत ही अजीब है। कुछ भी अच्छा हो तो सारा श्रेय पुरुष को मिलता है, अगर कुछ गलत तो औरत को। छाया वहां खड़ी सब सुन रही थी। लोग कह रहे थे, शहरी मेम के चक्कर में पड़ गया बेटा, भूल गया बाप को। देखो आज आया है, पक्का उसकी बीवी ने बताया होगा कि तुम्हारे बाप ने कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा, जल्दी चलो वरना कोई और हड़प कर लेगा। पर कभी किसी ने छाया से ये पूछा कि वो यहाँ आना चाहती थी या नहीं? वो तो रवि था जो हमेशा यहाँ आने से रोकता था उसे। वो तो रवि था जो यहाँ आना नहीं चाहता था। छाया मूक दर्शक की तरह वहां पर खड़ी रही। उसे मालूम था ये समय सही नहीं है, उसके परिवार को उसकी जरूरत है। वह समाज की सारी बातों को अनसुना करते हुए अपने सास के पास जा बैठी। ऐसे गम भरे माहौल में भी कोई था जो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसे बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो अपने खेल कूद में एकदम मगन था। छाया ने सनी को उसके दादा के स्टडी रूम में खेलने के लिए छोड़ दिया था, और साथ में घर का पुराना नौकर प्रदीप भी था। प्रदीप का ध्यान सनी पे कम और उस कमरे में रखे हुए सामानों पे ज्यादा था। सनी जब भी कोई चीज छूने जाता तो प्रदीप पीछे से टोक देता कि इसे मत छूना, टूट जाएगा, उसे मत छूना, वो काफी महंगा है। प्रदीप के ऐसे बार बार टोकने से सनी एकदम गुस्सा हो गया था। ठीक उसी समय घर का एक दूसरा नौकर वहां पे आ पहुंचा और कहा, प्रदीप काका जल्दी चलो, बड़े साहब की अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है, सब आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए। प्रदीप ने सनी को कहा, बाबा कुछ मत छेड़ना, अगर कुछ भी टूटा ना तो मालकिन आपको छोड़ेगी नहीं। इतना कह के प्रदीप वहां से चला गया, और सनी को शायद इसी वक्त का इंतजार था। बिना एक सेकंड गवाए सनी अपने काम में लग गया। देखते ही देखते रूम के सारे चीजों पे वो अपने हाथ साफ करने लगा। कभी टेबल पे रखी हुई मूर्ति पे, तो कभी सेल्फ में रखे हुए किताबों पर। ऐसी कोई चीज नहीं बची जो सनी के हाथ ना आई हो। पर इस बीच उसकी नजर जा थमी एक बक्से में, एक बक्सा जो लाल चंदन से बना हुआ था और उसमें ढेर सारे धागे लपेटे हुए थे। धागे क्या, कुछ ताबीजें भी उस पे लपेटी हुई थी। काफी आकर्षक बक्सा था वो। बच्चे तो क्या, किसी बड़े को भी वो आकर्षित कर ले। सनी ने बिना सोचे उस बक्से को उस शेल्फ से उतार लिया और लग पड़ा कैसे उस बॉक्स को वो खोले। उस बॉक्स में बहुत सारे धागे लपेटे हुए थे। इतना आसान नहीं था उस बॉक्स को खोलना, पर एक जिद्दी बच्चे के सामने पर्वत भी नहीं टिक सकता। ये तो एक बक्सा था।
पास ही पड़े एक पेपर कटिंग नाइफ से उसने सारे धागे काट दिए, पर बॉक्स को खोल पाता उससे पहले छाया उसको आवाज लगाते हुए स्टडी के अंदर आ गई और छाया की आवाज सुनते ही उसने उस बॉक्स को टेबल के नीचे खिसका दिया। छाया ने पूछा, क्या कर रहे थे? बस खेल रहा था, तुम आके डिस्टर्ब कर दी। अच्छा, बहुत खेल हो गया, चलो अब दादी से भी मिल लो, कब से तुम्हें देखने की बात कर रही है। छाया सनी को वहां से लेके चली गई, पर सनी का सारा ध्यान उस बक्से पे था। सनी किसी भी तरह उस बक्से को खोलना चाहता था और जानना चाहता था कि उसके अंदर है क्या। सनी से आधी गलती तो हो ही चुकी थी। उन धागों को हटा के उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो धागे कोई साधारण धागे नहीं थे, वो किसी प्रकार के रक्षा कवच थे। पर एक अबोध बालक को क्या मालूम कि रक्षा कवच और धागे में क्या फर्क होता है। आने वाले दिनों में इस परिवार पे ऐसी विपत्तियां आने वाली हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब छाया सनी को स्टडी से लेकर जा रही थी तो अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुक के पलट के देखी, पर वहां पे कोई नहीं था। उसे लगा शायद किसी रिश्तेदार का बच्चा है, रो रहा होगा। सनी अपने माँ को टटोलते हुए बोला, आधे खेल से उठा कर ले रही हो, अभी रुक क्यों गई? जल्दी चलो, मेरे को भी दादी से मिलना है। छाया ने एक धीमी मुस्कान दी और कहा, अच्छा ठीक है, चलते हैं। पर छाया अब भी थोड़ी संदेह में थी। बच्चे की आवाज तो उसने सुनी थी, पर बच्चा है कहाँ? आसपास तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। पर उस समय उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। सनी पहली बार अपनी दादी से मिला था। सनी के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर मीनाक्षी देवी का दिल एकदम हल्का हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी सारी खुशियां वापस आ गई। सनी ने कहा, दादी मुझे पहचाना? वीडियो कॉल में मैंने आपको देखा था। मीनाक्षी देवी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने तुझे पहचान लिया। तू वही नटखट है ना सनी? हाँ दादी, मैं वही नटखट हूँ और आपके नाक में दम करने यहाँ आया हूँ। फिर मीनाक्षी देवी ने कहा, दिन भर क्या अपने मम्मी के पास बैठे रहेगा? दादी के पास आ जा। वो बोला, ना मैं आपके पास बैठूंगा ना मम्मी के पास बैठूंगा, मैं तो चला अपने दोस्तों को ढूंढने। नए दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। एक बच्चे का मन कोई नहीं समझ सकता। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए उनका खेलकूद, दोस्त, यही सब कुछ है। बस वही उनकी दुनिया है। और कभी कभी उसी दुनिया के खोज में बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं। कभी कभी उनके सामने कोई ऐसा आ जाता है जिसे वो दोस्त तो मानते हैं, पर वो दोस्त नहीं बल्कि उनका दुश्मन होता है। वो सदैव ही चाहते हैं उनको हानि पहुंचाना, उनके परिवार को हानि पहुंचाना, और वो इसी ताक में रहते हैं कि कैसे वो अपने काम को अंजाम दें। आज सनी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला था जो उसी तरीके की मानसिकता के साथ उसके सामने आने वाला है। शायद हम उसे कोई व्यक्ति नहीं कह सकते, पर हाँ, वो आया था पूरे अग्रवाल फैमिली को तकलीफ देने, मतलब सनी के परिवार को तकलीफ देने। घर के सारे मर्द सेठ किशनलाल के अंतिम यात्रा को समाप्त करके वापस आए थे। स्नान और अन्य विधियों को समाप्त करके सब घर के अंदर चले गए। केवल अनुपम और रवि बाहर थे, और उसी समय लोकल एमएलए रजत पटनायक का पीए वहां आ पहुंचा। अनुपम ने इशारे से रवि को कहा, तुम अभी अंदर जाओ, ये एमएलए साहब का पीए है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। रवि को मालूम था कि पीए वहां पर क्यों आया है। इलेक्शन सर पे था और हर साल की तरह इस साल भी किशनलाल पार्टी के फंड में कुछ ना कुछ डोनेट करने वाला था। पर इस साल किशनलाल की मृत्यु इनको भारी पड़ने वाली थी। इसी सिलसिले में पीए अनुपम से मिलने आया था। कोई साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा
कि ये व्यक्ति शायद शोक जताने आया है, पर सत्ता के लोभी के लिए क्या शोक क्या सुख, उनको हर चीज में बस फायदा और नुकसान ही देखना है। जब तक सत्ता ना मिल जाए वो आपके मित्र होते हैं, और एक बार सत्ता मिल गई तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। पर आज यहाँ मित्रता, जान पहचान ऐसी कोई बात नहीं थी। बात एकदम स्पष्ट थी, स्वार्थ। पार्टी को पैसा चाहिए था और पैसा देने वाला था किशन लाल। पर किशन लाल की अकाल मृत्यु ने पार्टी को एकदम सदमे में डाल दिया था। एमएलए साहब ने अपने पीए को इसलिए भेजा था कि अनुपम से वो बात करके पैसों का जुगाड़ करे। अनुपम ने साफ कह दिया, जो भी होगा 11वें दिन के बाद ही हो पाएगा। अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। पीए वहां से थोड़ा नाराज होकर निकल गया, पर जाते समय ये कहा, देखो किशन लाल के सारे लीगल और इलीगल काम का चिट्ठा हमारे पास है। अगर कोई भी गलती की या ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की या ये फंडिंग रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हें सड़क पे ले आएंगे। हमने तुम्हें आसमान तक पहुंचाया है, जरूरत पड़ेगा तो जमीन पर भी पटक देंगे। दूर खड़ा रवि सब सुन रहा था। मन का गुस्सा बाहर ना निकल जाए इस कोशिश में था, क्योंकि उसे पता था ये समय सही नहीं है। उसकी की गई एक गलती उनको भारी पड़ सकती है। इसीलिए वो उस समय चुप तो रह गया, पर रवि ने ठान लिया था कि इस बार पार्टी फंड में वो 1 रुपया नहीं देगा, भले ही कुछ भी हो जाए। जो उसके पिता करते थे वो चीज़ ये नहीं दोहराएगा। ऐसे करप्ट लोगों के चक्कर में वो पड़े थे कि आज उनको ये सब सुनना पड़ रहा है। रवि को मालूम था, ईमानदारी से 1 रुपया कमाओ पर शांति से रहोगे, बेईमानी से लाखों कमाओ, नींद आपको कभी नहीं आएगी। जो व्यक्ति अपनी नींद से प्यार करता है वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता, करप्शन उसको कभी छू नहीं सकती। नींद से एक बात याद आई, अभी काफी रात हो चुकी थी। सारा परिवार और रिश्तेदार अपने अपने बिस्तर पे थे। कुछ लोग बरामदे में थे और कुछ लोग अपने अपने कमरों में। आज सालों के बाद रवि अपने कमरे में था, साथ में थी छाया और सनी। थकान के वजह से छाया और रवि दोनों ही काफ़ी गहरी नींद में थे। उसी समय सनी को जोर की टॉयलेट आई, इसलिए उसने अपने मम्मी को कहा कि मम्मा आई वांट टू गो वॉशरूम। छाया इतनी थक चुकी थी कि उसने रवि को कहा, रवि प्लीज़ इसे ज़रा वॉशरूम ले जाओ। पर रवि की थकान भी कुछ कम नहीं थी। वो इतना थक चुका था कि उसको छाया की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर छाया ने सनी को कहा, आप बड़े हो चुके हो, अब आप खुद बाथरूम जाया करो, हमें मत बुलाओ। पहले तो सनी को ये काफ़ी बुरा लगा, फिर उसे कुछ याद आया, वो लाल चंदन से बना हुआ बक्सा। वो बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था अभी सब गहरी नींद में है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करने वाला। और यही सही मौका है उस बक्से को खोल के उसके अंदर की चीज़ों को देखना। सनी की क्यूरियोसिटी एकदम स्काई हाई थी। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और छाया भी काफ़ी गहरी नींद में सो गई थी। बड़ी ही सावधानी के साथ एकदम धीमे पांव और चुपके चुपके सनी अपने दादा के स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगा। शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे और इस समय इंसान को छोड़ के सारे जानवर जागे हुए होते। सनी शहर में रहता था, इस वजह से उसको किसी चीज़ का ज़्यादा डर नहीं था या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और यही चीज़ उसे रिस्क लेने के लिए प्रोवोक करती रहती थी। जब सनी अपने दादा के स्टडी रूम के पास गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा एकदम खुला है, और ये देख के सनी और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसको लगा मेरी स्ट्रगल तो 80 to 90% कम हो चुकी है। सनी एक बहुत ही होशियार बच्चा था। उसको मालूम था अगर उसने स्टडी की लाइट ऑन की और किसी ने देख लिया कि स्टडी रूम का लाइट जल रहा है तो वो बहुत बड़े मुश्किल में पड़ सकता है। इसीलिए रूम से निकलने से पहले उसने एक छोटा टॉर्च अपने पॉकेट में डाल लिया था। एकदम दबे पांव वो स्टडी रूम के अंदर चला गया। जब वो एंटर करता है तो उसे लगता है उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है और कह रहा है, सनी सनी वो बक्सा खोल दो ना।
मैं बहुत सालों से उसके अंदर बंद हूँ, प्लीज उसे खोल दो। सनी को ये वहम लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, कौन ऐसे कान में फुसफुस करता है? शायद कोई चूहा इस कमरे में है जो आवाज निकाल रहा है, और ये सनी को ऐसा लग रहा है कि कोई उसके कान में कुछ कह रहा है। उसने इस बात को काफी हल्के में लिया और सीधा टेबल के नीचे से उसने वो बक्सा निकाला। वो बक्सा शायद सालों से बंद था, किसी ने शायद उसे खोला नहीं था, इसीलिए वो लकड़ी का बक्सा एकदम फूल के टाइट हो गया था। सनी ने काफी दम लगाया। एक समय पे तो उसके पसीने छूट गए उस बॉक्स को खोलने में। तभी फिर से किसी ने उसके कान में कहा, थोड़ा और दम लगाओ, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा, प्लीज इसे खोल दो। सनी ये सुनते ही एकदम से डर गया, क्योंकि उसे भी मालूम था कोई चीज बार बार सुनाई दे या दिखाई दे वो वहम नहीं हो सकता। सनी एकदम से डर गया। सनी ये सोचने लगा, कौन मुझे बार बार इस बक्से को खोलने के लिए कह रहा है? पहले तो सनी खुद ये बक्सा खोलना चाहता था, पर अब उसके मन में डर बैठ चुका था। वो धीरे से बक्से को नीचे रखने ही जा रहा था कि किसने जोर से उसके कान में कहा, बक्सा नीचे मत रखो, अगर तुमने बक्सा नीचे रखा तो मैं तुम्हारे मम्मी को मार डालूंगा। ये सुनते ही सनी एकदम से डर गया और डर के मारे सनी ने उस बॉक्स को दीवार पे दे मारी और वो बक्सा खुल गया। और जब वो बक्सा खुलता है तो एक जोर की आवाज आती है, जैसे कि कोई बम फटा हो। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हवेली में गूंज उठी। हवेली के आसपास हर जगह ये आवाज सुनाई दी। वो छाया जो थकान के मारे उठ भी नहीं पा रही थी, वो रवि जो थकान के मारे कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, इस आवाज ने उनकी रूह तक हिला दी थी। छाया उठते ही सनी को ढूंढने लगी। रवि भी पूछने लगा, कहाँ है सनी? फिर छाया को याद आया कि उसने नींद में सनी को कहा था वॉशरूम जाने के लिए। रवि और छाया दोनों ही सनी को ढूंढने वॉशरूम की तरफ निकल पड़े, पर आधी रास्ते में किसी ने कहा, छोटे बाबू जल्दी आइए, सनी बाबा स्टडी रूम में बेहोश पड़े हुए हैं। ये सुनते ही छाया और रवि दोनों ही स्टडी रूम की तरफ काफी तेजी से भागने लगे। जब वो वहां पे पहुंचे तो देखा सारे मेहमान सनी को घेर के खड़े हुए हैं। छाया भीड़ को हटाते हुए सनी के पास जा पहुंची, बार बार उसको उठाने की कोशिश की, कई बार उसके चेहरे पे पानी भी मारा, फिर भी सनी नहीं उठ रहा था। तभी रवि गुस्से में पूछा, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ? इतनी जोर की आवाज हुई, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ यहाँ पे? तभी एक रिश्तेदार ने गुस्से में कहा, बेटा तुम जितने थके हुए हो हम भी उतने ही थके हुए हैं, हम भी गहरी नींद में थे और तुम भी। बच्चा तो तुम्हारा है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, हम पे गरज के तुम्हें क्या मिलेगा? इसी वाद विवाद के दौरान मीनाक्षी देवी वहां पे पहुंची। मीनाक्षी देवी ने माहौल को संभालते हुए कहा, देखिए ये तो बच्चा है, पर आप बच्चों वाली हरकतें मत करो, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और ये आवाज क्या थी? इस बीच रवि की नजर दीवार के पास पड़े उस बक्से पे गई। बक्सा अभी खुला था और ये क्या, उस बक्से के अंदर एक मिट्टी का कटोरा था। और सबसे बड़ी बात, इतने जोर से टकराने के बाद भी वो कटोरा टूटा नहीं था। पर भला एक बक्से के खुलने से इतनी तेज की आवाज कैसे आ सकती है? और इतना भारी और कीमती बक्से के अंदर एक मिट्टी का कटोरा। थोड़ी देर बाद सबकी नजर उस बक्से की तरफ गई, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय रवि की। न जाने रवि को क्या हो गया, उस कटोरे को देखते ही वो एकदम बौखला उठा और कहने लगा, आज भी ये कटोरा इस घर में है? मुझे समझ नहीं आता इसे क्यों रखा है यहाँ पे। सालों पहले इस कटोरे के वजह से ही मैं घर छोड़ के चला गया था, आज भी ये कटोरा यहाँ पे। माँ आपको कुछ समझ नहीं आता, मुझे ये कटोरा पसंद नहीं। ये बात सुन के सब स्तब्ध रह गए थे। भला एक कटोरे के वजह से कोई आदमी घर छोड़ता है? बात सुनने में एकदम बचकानी थी।
जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पसंद का खाना ना पाए तो जैसी बातें करता है, रवि बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहा था। एक कटोरे को देख के आदमी इतना गुस्सा कर सकता है, पहली बार लोग देख रहे थे। रवि की ऐसी बातें सुनकर छाया एकदम गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा, तुम्हारा बेटा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है और तुम्हें कटोरे की पड़ी हुई है। क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? मेरा बेटा कब से बेहोश पड़ा है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें कोई ध्यान नहीं है? आज अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या करोगे तुम? छाया का गुस्सा देख के रवि एकदम शांत हो गया और उसने कहा, हाँ, मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, वो पहुंचते ही होंगे, तुम शांत रहो। पर उस भीड़ में सिर्फ एक ही थी जिसको पता था कि इस कटोरे के साथ रवि का क्या रिश्ता है, और वो थी मीनाक्षी देवी। थोड़ी ही देर में वहाँ पे डॉक्टर पहुँच गए और जल्द ही उन्होंने सनी का चेकअप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सनी को होश आया। फिर डॉक्टर ने सनी को पूछा कि क्या हुआ था। सनी ने एकदम क्लियरली सारी बातें उनको बता दी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगे और जाते समय उन्होंने कहा, बच्चे ने कुछ डरावना देख लिया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। थोड़ा ध्यान रखिए, डरावनी चीज़ों से कुछ दिन के लिए उसे दूर रखिए। अभी वो मानसिक स्तर पे थोड़ा ठीक नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद मीनाक्षी देवी ने रवि को बुलाया और कहा, क्या ज़रूरत थी रिश्तेदारों के आगे तमाशा खड़ा करने की। रवि बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़ा रहा। फिर मीनाक्षी देवी ने कहा, मुझे मालूम है उस कटोरे को देख के तुम्हें क्यों बुरा लगता है, पर यह मत भूलो, इससे हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, वो यादें जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम इस घर में रहना चाहते हो या नहीं। पर हाँ, कान खोल के सुन लो, ये कटोरा कहीं नहीं जाएगा, ये इसी घर में रहेगा और मेरे पास रहेगा। अगर पिता की आखिरी इच्छा को सम्मान दे सकते हो तो रुक के घर का सारा काम संभाल लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। उस हादसे के बाद रवि ने कभी भी उस कटोरे का जिक्र नहीं किया और ना ही घर का माहौल खराब करने की कोशिश की। और देखते ही देखते 11वां दिन आ गया। सारे रिश्तेदार और दोस्त अब घर से जाने लगे थे और घर का माहौल भी पहले से सामान्य होने लगा था। सनी की हालत भी सुधरने लगी थी। पर अभी छाया की चिंता थी सनी के पढ़ाई को लेकर। जबकि उन्हें अब इसी शहर में रहना था तो सनी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवानी थी। इसी सिलसिले में छाया अनुपम जी और अपने फैमिली फ्रेंड से मशवरा करने लगी थी। सनी भी अब पहले जैसा चंचल हो गया था। उसकी खेल कूद मुस्कुराहट फिर से वापस लौट आई थी। वो शायद भूल ही गया था उस रात उसके साथ क्या हुआ था। आज बहुत दिनों के बाद सनी अपने कमरे से बाहर निकला था और घर के कंपाउंड के अंदर ही खेल रहा था। इस डिजिटल दुनिया में भी आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकल खेल ज़्यादा पसंद है और सनी उनमें से एक है। वो अकेले ही फुटबॉल खेलने लगा था। खेलते खेलते उसका बॉल लुढ़कते हुए एक झाड़ी के अंदर घुस गया। सनी दौड़ के उस झाड़ी के पास चला गया। जब वो वहां पे पहुंचा तो झाड़ी के पास लगे हुए एक पेड़ के पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। लगभग सनी की उम्र के, मतलब 5-6 साल का ही एक बच्चा था। सनी ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मेरा नाम सुबोध है। पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आए हो? नहीं नहीं, मुझे तो सेठ किशनलाल यहाँ लेके आए थे। क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका बेटा रवि है ना, वो मेरा दोस्त है। हम दोनों पक्के यार हैं। पर आजकल रवि मुझे दिखता ही नहीं। तुम्हें पता है रवि कहाँ पे है? अरे डफर, रवि तो मेरे पापा हैं और वो तुमसे बहुत बड़े हैं। नहीं नहीं, रवि तो मेरा दोस्त है। उसकी उम्र मेरी जितनी ही है। हम दोनों साथ में खेलते हैं। वो जो बॉयज स्कूल है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है। हर दिन शाम को हम वहीं पे मिलते थे। पर रवि बहुत दिनों से मुझे दिखा ही नहीं है, इसीलिए उसको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया हूँ। पर तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेरे दादाजी यहाँ लेके आए हैं। बात यह है कि मैं रवि को ढूंढ रहा था, पर उसके पापा ने कहा कि मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें रवि से मिलाऊंगा। और मैं उनके साथ चला आया, पर मेरे को रवि अभी तक नहीं मिला। क्या तुम्हें रवि दिखा है? अगर मिले तो उसको कहना तुम्हें सुबोध ढूंढ रहा था। सनी को ऐसा लगा जैसे कि ये बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ के लोकल बच्चे भले ही हो, पर मैं भी बुद्धू नहीं हूँ। मैं अभी अपने मम्मी को बुला के लाता हूँ, यहीं खड़े रहो। पर सुबोध ने कहा, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे ही आऊँगा, तुम्हारे मम्मी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। सनी फिर से गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। रुको, मैं अपने मम्मी के पास अभी जाऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ के तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। देखना, वो तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। मेरे पैर तोड़ देंगे? तुम्हारे दादाजी ने तो मेरा सर फोड़ दिया था। सनी उसकी बातें सुनकर एकदम डर गया। उसको लगा ये बच्चा शायद थोड़ा पागल है। वो वहाँ से जाने की सोच रहा था, तभी उस बच्चे ने कहा, अरे डर गए क्या? मजाक कर रहा था मैं। ये लो, टॉफ़ी खाओगे? उस बच्चे ने अपने जेब से कुछ खट्टी मीठी गोलियां निकाली और अपना हाथ सनी की तरफ बढ़ाया। सनी ने कहा, मेरे मम्मी ने मना किया है, अनजान लोगों से कुछ मत लेना। मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ा ही हूँ जो तुम्हें झूठ बोल के ले जाऊंगा कहीं। तुम्हारे उम्र का हूँ, कैंडी दे रहा हूँ, खा लो। दोस्ती नहीं करनी क्या मेरे से? बोला, तुम बड़े अजीब अजीब बातें करते रहते हो, मुझे डर लगता है तुमसे। अरे थोड़ा मजाक से क्या होता है? तुम भी तो अपने मम्मी के साथ मजाक करते रहते हो। उस दिन तुमने वो बक्सा खोला था ना, सब डर गए थे। तुम भी मेरे जैसे हो, हम दोनों की दोस्ती बहुत जमेगी। हम दोनों पक्के वाले यार बन सकते हैं। पहले तो सनी उसके बातों से डरने लगा, फिर थोड़ी देर में उन दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती बन गई। फिर उसने कहा, सुन सुबोध, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तो मेरा नाम बस लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सनी अपना बॉल लेके वहां से चला गया और थोड़ी दूर जाके उसने पलट के देखा तो उस पेड़ के पास सुबोध नहीं था। सनी को लगा शायद सुबोध अपने घर चला गया, और यही सोच के सनी भी अपने घर के अंदर चला गया। आखिर कौन है ये सुबोध? कहाँ से आया है? क्यों ये बार बार रवि को अपना दोस्त कह रहा है? सेठ किशनलाल के साथ इसका क्या रिश्ता है? ये सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा और नमस्कार। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके रिव्यू और सजेशंस हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। सो प्लीज़ कमेंट बिलो and give us your suggestions and review. Thank you.